हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सन्नी। आज हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ठीक ना, यानी भूखमरी, ठीक ना, उसके कारण जो कठिनाई उत्पन्न होती है, ठीक ना, एंड पॉपुलर रिवॉल्ट, और उससे रिलेटेड जो पॉपुलर रिवॉल्ट है उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने रोमांटिक आर्टिस्ट के बारे में चर्चा किया था, रोमांटिसिज्म के बारे में चर्चा किया था। जिस मतलब इसमें क्या हमने चर्चा किया था पिछली वीडियो में कि आर्ट के थ्रू, ठीक ना, सॉन्ग्स के थ्रू, डांस के थ्रू किस तरीके से नेशनलिज्म की फीलिंग, सेंटिमेंट्स लोगों में जागृत की जा रही थी, ठीक ना, इसको हम लोग देखे थे। उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, स्ट्रगल, द एज ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक ना, क्रांति का युग, जिसमें हम लोग 1830 से 1848 के बारे में बहुत सारी जो 3 देशों में जो क्रांति हुई थी, जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसको पढ़ा था। फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीक के बारे में, ग्रीस, वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई थी, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। अब हम इसको समझते हैं। आज के जो टॉपिक है उसको हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि 1848 में जो फ्रांस में एक और रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो इसकी शुरुआत होती है, जैसे कि इस टॉपिक में बताया गया है कि 1830 का जो ईयर आता है, 1830 मतलब यहाँ पे 31 से 40 तक का बात किया जा रहा है, यानी 1831 से 1840 की बात की जा रही है, ठीक ना। ये बहुत ज़्यादा कठिनाई भरा समय रहा था पूरे यूरोप के लिए। क्यों कठिनाई भरा समय रहा था? क्योंकि पूरे यूरोप में इस समय पे बहुत ही अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, पॉपुलेशन, जनसंख्या बढ़ती है, ठीक ना। और जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है बाबू, जनसंख्या बढ़ती है लेकिन जो रोजगार होता है, ठीक ना, जनसंख्या बढ़ेगा तो लेकिन रोजगार क्या रहता है, सीमित रहता है। रोजगार सीमित रहता है, रोजगार उस स्पीड से नहीं बढ़ता है, जिस कारण से क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, मतलब बेरोजगार हो जाते हैं। क्योंकि अब जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है तो लोग जन्म लेंगे तो लोग को तो काम चाहिए करने के लिए, ठीक ना। लेकिन काम तो उतना उस गति से काम बढ़ नहीं रहा था, काम जो क्रिएट हो नहीं रहा था। इस कारण से क्या हुआ, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। बेरोजगार होने से क्या हुआ, बेरोजगार होने से लोग क्या हो गए, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत का सामना करना पड़ा। जैसे कि रूरल एरियाज की जो जनसंख्या थी, ठीक ना, वो क्या हो गई, शहरों में शिफ्ट होना शुरू कर दी, ठीक ना। जहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन था, ओवर क्राउड, स्लम्स, ठीक ना, झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया वो लोग शहर से। क्योंकि गांव में भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी फैल चुका था, ठीक ना। इस कारण से वो लोग शहर में भी आए तो उनको ओवर क्राउडेड स्लम्स, यानी बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका था, वहाँ पे झोपड़ी में उनको रहना पड़ा, ठीक ना। और जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक ना, स्मॉल प्रोड्यूसर यानी छोटे जो उत्पादक थे, ठीक ना, टाउन्स में जो रहते थे, उनको बहुत ही स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा। किसके साथ स्टिफ कंपटीशन फेस करना पड़ा, जो इंग्लैंड से प्रोडक्ट बन के आती थी उसके साथ, ठीक ना। मतलब जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, यानी जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया था इंग्लैंड में उस समय, क्या हुआ था बाबू कि इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से फ्लोरिश कर चुकी थी, मतलब इंडस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ चुकी थी। और ये सब किस क्षेत्र की बात हो रही है, तो स्पेशली आपको बात हो रही है क्लॉथ सेक्टर की, टेक्सटाइल सेक्टर की, ठीक ना, कपड़ों की बात हो रही है। जिसमें क्या होते थे, जो भी यहाँ पे फ्रांस में जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर होते थे, जो कपड़े अपने हाथों से बना के बेचते थे, ठीक ना, इनके पास बहुत ही कम मात्रा में मशीन थी। उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता था इंग्लैंड से जो कपड़े बन के आते थे उनसे। क्योंकि फ्रांस में क्या था, अलाउ था कि बाहर से क्या हो सकता है, इंपोर्ट हो सकता है, बाहर से आके कोई भी सामान बेच सकता है। इस चीज़ को अलाउ किया गया था फ्रांस में। जिस कारण से क्या हुआ था, फ्रांस में जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे उनको बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा था। तो आप इस तरीके से समझ लीजिए कि मतलब शहरों में जो आम जनता थी वो तो परेशान थी, जो गरीब थी वो परेशान थी, गांव में भी लोग परेशानी के चलते शहर में आ गए काम के लिए। और यहाँ पे भी क्या था, बहुत ज़्यादा जनसंख्या था, काम उनको उतनी काम क्रिएट नहीं हुआ था, इस कारण से वहाँ पे क्या होता, उतना काम भी उनको नहीं मिल पा रहा था। और तीसरा, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे जो अपना काम करके, छोटे छोटे काम करके मतलब अपना खर्चा वगैरह चलाते थे, उनको भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ता था। किससे, इंग्लैंड के प्रोड्यूसर्स थे, जो कि क्या करते थे, कम दाम में तो एक बनाते थे, कम दाम में कपड़ा बना भी लेते थे, और बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा कपड़े का निर्माण कर लेते थे, ठीक ना। और इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में बहुत एडवांस,
पहुंच चुकी थी, क्योंकि आप पढ़े भी होंगे कि पूरे यूरोप में सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत भी कहाँ पे होती है, इंग्लैंड में ही होती है, ब्रिटेन में ही होती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई बाबू। और उस समय फ्रांस में बहुत ही कम मात्रा में क्या हुआ था, जो भी वर्कशॉप हैं वो मैकेनाइज हो पाए थे, मशीनीकरण बहुत कम हुआ था, ठीक ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम मात्रा में हुई थी, ठीक ना। यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। अब इस कारण से क्या हुआ, फूड के प्राइस में भी बढ़ोतरी होने लगी। फूड के प्राइस में बढ़ोतरी क्यों होने लगी, चीज़ें समझिएगा। क्योंकि फूड भी उस गति से क्या हो रहे थे, प्रोडक्शन नहीं होता। मानो जनसंख्या बढ़ेगी, मानो पहले 100 लोगों के लिए खाना था, ठीक ना, तो आसानी से हो जाता था। अब क्या हो गया, 150 लोगों के लिए, 150 लोग हो गए, वही खाना का अमाउंट कितना रहा, 100 लोगों के लिए मानो 1 क्विंटल खाना होता था। अब 150 लोग हो गए, तो 150 लोगों के लिए भी मानो 1 क्विंटल ही खाना है, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि फूड के प्राइस में बढ़ोतरी होगी। क्यों, क्योंकि अब डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई क्या है, कम है। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस क्या होता है, अपने आप बढ़ जाता है। ये मार्केट का रूल है, आप पढ़े भी होंगे, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें मतलब फ्रांस में हो रही थी, ठीक ना। और इसमें क्या हुआ, स्थिति बद से बदतर कब हो जाती है, जब एक साल क्या होता है, एक साल में क्या होता है, हार्वेस्ट, बैड हार्वेस्ट हो जाता है। बैड हार्वेस्ट यानी फसल खराब हो जाता है, जिससे पूरे कंट्री में, पूरे शहर में कंगाली की स्थिति क्या हो जाती है, बन जाती है लोगों के बीच, ठीक ना। अब इससे क्या होता है, इसी तरह का एक साल रहा जिसमें बैड हार्वेस्ट देखने को मिला, मतलब फसल खराब हो गया, ठीक ना। तो उस साल में देखिए क्या होता है, उस साल में क्या होता है कि फूड शॉर्टेज हो गया, ठीक ना, खाने की तो कमी पड़ ही गई। और बड़े स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो थी ही पूरे फ्रांस में, ठीक ना। इससे क्या हुआ, लोग बहुत क्रोधित हुए, ठीक ना, और उन्होंने क्या किया, पेरिस में सड़कों पर उतर आए, ठीक ना, सड़कों पर उतर आए। जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसको हटा दिया, ठीक ना, राजा के महल के बाहर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे रोकथाम करने के लिए कि कोई आएगा तो उसको रोकथाम करेंगे, ठीक ना, उसको हटा दिया गया। अब लोग इतने गुस्से थे कि उस समय जो लुइस फिलिप थे, लुइस फिलिप आपको याद होगा, मतलब 1815 के बाद क्या हुआ था, आपको याद होगा, 1815 के बाद ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था, जिसके तहत क्या किया गया था, लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया था, ठीक ना। कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के थ्रू लुइस फिलिप को राजा बना दिया गया था फ्रांस में। फिर क्या हुआ, आप जब उसमें पढ़े थे, किसमें, एज ऑफ रेवोल्यूशन में, किसमें पढ़े थे बाबू, एज ऑफ रेवोल्यूशन में पढ़े थे, तो वहाँ पे भी आप देखे थे कि जुलाई 1830 में क्या किया गया, नेशनल असेंबली ने, मतलब क्या किया गया, जो लिबरल रेवोल्यूशनरीज थे उन्होंने क्या किया, फ्रांस पे आक्रमण किया, मतलब वहाँ के जो राजा थे लुइस फिलिप, उन पर मतलब उन पर आक्रमण किया और तख्ता पलट कर दिया। तख्ता पलट करके क्या किया, लुइस फिलिप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना दिया। मतलब अब लुइस फिलिप क्या है, राजा तो हैं लेकिन अब उनके पावर को सीमित कर दिया गया, यानी अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो काम करेंगे। तो ये तो लुइस फिलिप कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च के तौर पे फ्रांस के राजा उस समय के थे ही, लेकिन इनको क्या होना पड़ा, भागना पड़ा, क्योंकि इनको डर था कि जिस तरीके से लुइस 16 को मारा गया था, ठीक ना, या बंदी बना लिया गया था लोगों द्वारा, उस तरीके से कहीं हमको भी ना बना लिया जाए। तो ये वहाँ से अपने पद छोड़कर भाग गए, ठीक ना। जब ये क्या हो रहा था, रिवॉल्ट हो रहा था, देख रहे हैं ना। तो अब चीज़ें समझ रहा हूँ किस तरीके से हंगर और हार्डशिप यानी भूखमरी के कारण, अब लोगों के पास खाना नहीं था खाने के लिए, अब कठिनाई थी, मतलब बेरोजगारी वगैरह सब थी, पैसा नहीं था, ठीक ना। इस कारण से क्या होता है, एक रिवॉल्ट होता है जो आप अभी पढ़ रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, लुइस फिलिप को अपना पद छोड़ के भागना पड़ा। क्यों, लुइस फिलिप पर ही लोग क्यों आक्रमण करे, क्योंकि जानते ही कुछ भी होता है तो क्या होता है, राजा पर ही सब लोगों का क्या हो, गुस्सा फूट रहा था कि सारी जो स्थिति है राजा के वजह से ही है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक ना। इन सारी घटना के घटने के बाद से क्या होता है, नेशनल असेंबली, ठीक ना, जो नेशनल असेंबली रहती है उस समय, वो क्या करती है, फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर देती है। फ्रांस को क्या कर देती है, रिपब्लिक घोषित कर देती है, अपने अंडर में फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर देती है। रिपब्लिक घोषित करने का मतलब क्या होता है बाबू, अपने आप रिपब्लिक घोषित करने का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे रिपब्लिक का पहले भी मैंने मतलब बता दिया था। रिपब्लिक मतलब क्या होता है, ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसमें जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी क्या होता है, इलेक्टेड पर्सन होते हैं, उसी को रिपब्लिक बोलते हैं, ठीक ना। तो ये अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर देती है। अब देखिए इस घोषणा को करते हुए नेशनल असेंबली ने कुछ अधिकार देते हैं। क्या अधिकार देते हैं, वो सफरेज का अधिकार देते हैं। सफरेज मतलब क्या होता है, राइट टू वोट, मतलब सबको वोट देने का अधिकार दे देते हैं। ऑल मेल, याद रखिएगा, अभी भी फीमेल को नहीं मिला है, पूरे मेल को अधिकार दे देते हैं। जो 21 साल के ऊपर के रहते हैं उनको अधिकार होता है वोट देने का, ठीक ना। और क्या, किस चीज़ का अधिकार देते हैं, राइट टू वर्क, ठीक ना,
अब राइट टू वर्क यानी काम करने का भी सबको अधिकार मिल जाता है, ठीक ना। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेयर सेटअप, ठीक ना। और कुछ राष्ट्रीय जो वर्कशॉप होते हैं, ठीक ना, उसको खोले जाते हैं किस चीज़ के लिए, रोजगार के लिए, ठीक ना, कि लोगों को रोजगार मिल सके, उसके लिए नेशनल वर्कशॉप खोले जाते हैं। यानी राष्ट्रीय छोटे छोटे वर्कशॉप मतलब क्या होता है, स्मॉल फैक्ट्री खोले जाते हैं कि लोगों को क्या किया जा सके, जो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा स्तर पर बढ़ चुकी है फ्रांस में, उसको कम किया जा सके, ठीक ना, उनमें एम्प्लॉयमेंट देकर। अब देखिए आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है सिलेसिया का, ठीक ना, कि किस तरीके से वहाँ पे रिवॉल्ट होता है, थोड़ा सा उसको हम लोग समझ देते हैं कि क्या होता है सिलेसिया में, किस तरीके की क्या सिचुएशन वहाँ पे बनती है, कैसे रिवॉल्ट होता है, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक ना। तो सिलेसिया कहाँ पे है, सबसे पहले ये तो आपको जानना जरूरी है। तो सिलेसिया एक एरिया होता है प्रूसियन एम्पायर में, प्रूसियन एम्पायर, प्रूसियन जो बाद में जाके जर्मनी बनता है, ठीक ना, वहाँ पे एक जगह रहता है, ठीक ना। तो वहाँ पे एक विलेज में क्या होता है, ये 1845 की घटना है। एक विलेज में क्या होता है कि एक रिवॉल्ट होता है, किसके किसके बीच, कॉन्ट्रैक्टर के बीच और वीवर्स के बीच। कॉन्ट्रैक्टर मतलब वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ठीक ना, मर्चेंट्स जिसको बोलेंगे, ठीक ना, मर्चेंट से जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं उनके बीच, और वीवर्स यानी बुनकरों के बीच, ठीक ना। ये किस तरीके से होता है समझेंगे कि क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं कि रॉ मटेरियल वगैरह जो भी होता है, ठीक ना, मतलब जो भी कच्चे पदार्थ होते हैं किसी भी कपड़े को बनाने के लिए, वो लोग क्या करते हैं, सारा रॉ मटेरियल लाके क्या कर देते हैं, वीवर्स को दे देते हैं, ठीक ना। किसको दे देते हैं बाबू, वीवर्स को दे देते हैं। और वीवर्स की क्या ड्यूटी रहती है, वीवर्स की ड्यूटी ये रहती है कि वो सारा क्लॉथ वगैरह बना के तैयार करके किसको दे दे, वो सारा चीज़ तैयार करके कॉन्ट्रैक्टर को दे दे, ठीक ना। लेकिन वीवर्स का कंप्लेन ये रहता है कि उनको इसके बदले बहुत कम पेमेंट मिलता है, उनको इसके बदले क्या दिया जाता है, बहुत कम पेमेंट दिया जाता है, मतलब बहुत कम पैसा दिया जाता है। तो वीवर्स के मन में ये बातें चल रही होती है कि बहुत पैसा कम लेते हैं लेकिन काम तो हमसे बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, ठीक ना। इसी को व्याख्या किया है किसने, जर्नलिस्ट उस समय रहते हैं, जर्नलिस्ट मतलब पत्रकार, विलियम वुल्फ, ठीक ना। इसको उन्होंने इस इवेंट को डिस्क्राइब किया है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेम द जर्नलिस्ट दैट डिस्क्राइब द इवेंट्स इन सिलेसियन विलेज। तो आपको उनका नाम याद रखना होगा कि ये किस तरीके से उन्होंने डिस्क्राइब किया होता है इस पूरे इवेंट के बारे में, पूरे घटना के बारे में। अब देखिए क्या होता है, 4 जून 2 बजे की बात है, ठीक ना। कितने बजे की बात है बाबू, 2 बजे के बीच, 2 बजे की बात है। क्या होता है कि जो वीवर्स रहते हैं, क्या कौन रहते हैं, वीवर्स यानी जो बुनकर रहते हैं, ठीक ना, वो अपने घर से निकलते हैं और पेयर में मतलब ग्रुप बना बना के वो क्या करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स के घर रहते हैं, ठीक ना, ठीक ना, जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स के घर रहते हैं उनके घर के पास पहुंच जाते हैं और डिमांड करने लगते हैं हायर वेजेज की, मतलब उनकी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए वो लोग मांग कर रहे होते हैं, ठीक ना। लेकिन उनके साथ वो लोग कैसा बर्ताव कैसा करते हैं, तिरस्कार भरा बर्ताव करते हैं, मतलब उनको उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक ना, उनको डराते भी हैं साथ साथ में, ठीक ना। अब देखिए ये सारी चीज़ों को देखकर व्यूवर्स के मन में गुस्सा आ जाता है और उस गुस्से के कारण वो क्या करते हैं कि वो अलग अलग ग्रुप जो वो बन के आए होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स के घर में घुसना शुरू कर देते हैं। और कॉन्ट्रैक्टर के घर में घुस के उनके घर के जो भी शीशे वाले जो खिड़की होती है उसको तोड़ देते हैं, फर्नीचर को तोड़ देते हैं। पोर्किलेन मतलब क्या होता है, चीनी मिट्टी के जो भी बर्तन होते हैं उनके घर में, उनको सबको तोड़ देते हैं, ठीक ना। कुछ और भी ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, स्टोर हाउस में घुस जाते हैं। स्टोर हाउस में घुसने के बाद से क्या करते हैं, जो भी वहाँ पे क्लॉथ का सप्लाई होता है, ठीक ना, क्लॉथ का क्या होता है, सप्लाई होता है, उनको वो लोग क्या करते हैं, फाड़ के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ठीक ना। अब ये सारी चीज़ों को देखकर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपने फैमिली को लेकर बगल के विलेज में चले जाते हैं, ठीक ना। बगल के विलेज में चले जाते हैं छुपने के लिए, क्योंकि उनको डर रहता है कि कहीं ये लोग कॉन्ट्रैक्टर्स को भी ना मार दे, कॉन्ट्रैक्टर्स को डर रहता है कि वीवर्स कहीं हमारे जान पर भी आक्रमण ना कर दे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें होती हैं। बाद में उनको आर्मी का शरण लेना पड़ता है, इसमें बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है, जैसे कि आप यहाँ पे आपके बुक में दिया 11 वीवर्स शॉट किए जाते हैं, मार दिए जाते हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें इसमें आपने देखा कि किस तरीके से रिवॉल्ट हुआ था सिलेसिया में, ठीक ना, वीवर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग देखेंगे, अब यहाँ तक एक पूरे आपके बुक का एक कॉन्टेक्स्ट ख़त्म हो गया, मतलब फर्स्ट चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट देखने को, मतलब पूरा आपको फर्स्ट चैप्टर
का एक कॉन्टेक्स्ट, एक पार्ट मतलब ख़त्म हो गया, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे इसके, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब अलग अलग जगहों पे देखेंगे किस तरीके से रिवॉल्ट हुआ, किस तरीके से उनको यूनिफाइड किया गया, अलग अलग यूरोप के जो भी कंट्री थे उनको किस तरीके से यूनिफाइड किया गया। जैसे मैंने बताया था ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ठीक ना। इन सारे चीज़ों के बारे में देखेंगे कि वहाँ पे यूनिफिकेशन किस तरीके से हुआ, वहाँ पे एकत्रित कैसे किया गया, जैसे कि अलग अलग भागों में जो बटा हुआ था, किंगडम्स में बटा हुआ था, उसको यूनिफाई किस तरीके से किया गया। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, अभी तक हम लोग जैसे कि शुरुआत किए थे, ठीक ना। शुरुआत किए थे हम लोग, इंट्रोडक्शन देखे थे, ठीक ना। इंट्रोडक्शन के बाद से हम लोग क्या देखे, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखे, ठीक ना। वहाँ पे आइडिया ऑफ नेशन देखे, उसमें कलेक्टिव आइडेंटिटी की बात मैंने की, ठीक ना। उसके बाद से हम लोग क्या देखे, फिर हम लोगों ने सिविल कोड पढ़ा, सिविल कोड क्या होता है, ठीक ना। फिर नेशनलिज्म, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एक बड़ा टॉपिक था, जिसमें हम लोग एरिस्टोक्रेसी के बारे में जाने, मिडिल क्लास के बारे में जाने, जो कि लिबरलिज्म थॉट को, आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, और इस आइडियोलॉजी के तहत वो एरिस्टोक्रेसी के जो प्रिविलेज मिल रहे थे उस पर उन्होंने आवाज़ उठाया, ठीक ना। फिर हमने लिबरल नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है, ठीक ना। लिबरलिज्म को हम लोग उसके दो स्फीयर में देखे कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म का क्या मतलब होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेटिज्म के बारे में पढ़ा। कंजर्वेटिज्म क्या होता है, यानी जब नेपोलियन का डेथ हो जाता है, ठीक ना, हार हो जाती है, ठीक ना, उसके बाद से पूरे यूरोप में कंजर्वेटिज्म का शासन होता है, ठीक ना। तो उसके बाद से हम लोग कंजर्वेटिज्म में ही हमने क्या पढ़ा, वियना की ट्रीटी पढ़ी, ठीक ना, वियना की ट्रीटी पढ़ी। फिर हम लोग रेवोल्यूशनरी जो आइडियोलॉजी थी उसको डिस्कस किया। फिर हमने एज ऑफ रेवोल्यूशन यानी क्रांति का दौर 1830 से 1848, ठीक ना। इसमें हम लोग 3 कंट्री के बारे में जाने, फ्रांस, बेल्जियम और ग्रीस, ठीक ना। फिर हम लोग रोमांटिक आइडियोलॉजी के बारे में पढ़े, ठीक ना। उस वहाँ रोमांटिक आइडियोलॉजी, रोमांटिक आर्टिस्ट के बारे में पढ़े कि उन्होंने किस तरीके से नेशनलिज्म स्पिरिट डेवलप किया अलग अलग जगहों पे। फिर हमने अभी जो टॉपिक पढ़ा, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। ये देखिए मैंने आपको मात्र 3 से 2 मिनट में आपको क्या किया, पूरे चैप्टर का रिकैप करा दिया। तो आपको भी बाबू इसी तरीके से चैप्टर को रिकैप करते रहना है, ठीक ना, मतलब रिवाइज करते रहना, जिससे आपको सारी चीज़ें, सारे टर्म्स आपको याद रहें, जिससे आपको आगे भी चैप्टर समझने में आसानी हो। तो उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ उस तरीके से आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आने वाले क्लास में, ठीक ना, या आने वाले लेक्चर में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।